डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन के साथ कार्यक्रम सच के साथ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। सच के साथ कार्यक्रम में आज बात उस सच की जिसे जानकर आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। जी हाँ, क्या आप उन किसानों में हैं जो ये सोचते हैं कि भले ही दुनिया चांद या मंगल ग्रह पर पहुंच जाए, लेकिन किसानों की हालत नहीं बदल सकती, या फिर हमारे तो नसीब में ही है कि खेतों में पसीना बहाते रहे। खेतों में मेहनत हम करते हैं, छोटे हैं, सीमांत किसान हैं, लेकिन नोट कोई और गिनता है। अगर आप उन किसानों में हैं तो अपनी सोच को जरा सा बदलिए, क्योंकि समय आ गया है अपने आसपास देखने का। जी हाँ, आपके इर्द गिर्द ही दुनिया बदल चुकी है, किसान बदल चुका है, कृषि की तस्वीर बदल रही है। वो किसान जिन लोगों ने ये जान लिया है कि संगठन की शक्ति क्या है, सरकार द्वारा चलाई जा रही किसान उत्पादक संगठन योजना का सार समझ लिया है। देखिए किस तरह से उन किसानों की तस्वीर, तकदीर सब कुछ बदल चुका है, और उन किसानों में आप भी शामिल हो सकते हैं। कैसे शामिल हो सकते हैं? ये किसान उत्पादक संगठन यानी कि एफपीओ क्या है, इससे क्या फायदे होने जा रहे हैं, क्या छोटे और सीमांत किसान हैं तब भी आपको इससे लाभ हो सकता है, ये सब कुछ जानेंगे आज के इस कार्यक्रम में। समझाएंगे, एक्सपर्ट्स का एक पूरा पैनल इसके लिए मौजूद है, तो उनसे विस्तार से इस बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन जैसे कि हमारा ये कार्यक्रम है सच के साथ, और इसकी एक रवायत है, तो उसी रवायत को जारी रखते हुए आइए शुरुआत करते हैं एक रिपोर्ट के साथ और समझते हैं कुछ खास बातें एफपीओ के बारे में। किसानों की आमदनी को बढ़ाना शुरुआत से ही सरकार की प्राथमिकताओं में रहा है, और इसके लिए सरकार हर संभव प्रयास करती आई है। एफपीओ की शुरुआत भी इन्हीं प्रयासों में से एक है, जिसकी बदौलत किसान आज पहले के मुकाबले आर्थिक रूप से कहीं ज्यादा सशक्त हो रहे हैं। एफपीओ पर विस्तार से बात करने से पहले ये जानना जरूरी है कि एफपीओ, जिसे हम किसान उत्पादक संगठन भी कहते हैं, आखिर होता क्या है। दरअसल किसान उत्पादक संगठन किसानों का एक ऐसा समूह है जो कृषि उत्पादन के कामों में लगा होता है और कृषि से जुड़ी व्यावसायिक गतिविधियां चलाने का काम करता है। यह समूह कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होता है, इसलिए इसमें वही सारे फायदे मिलते हैं जो एक कंपनी को मिलते हैं। वित्तीय लाभ और तकनीकी सहायता के लिए एफपीओ का कंपनी कानून 2013 या राज्य सहकारी समिति कानून के तहत पंजीकृत होना जरूरी होता है। बता दें कि देश का किसान आर्थिक रूप से समृद्ध हो, इसके लिए सरकार ने 2023-24 तक देश भर में 10,000 नए कृषि उत्पादक संगठन स्थापित करने का लक्ष्य रखा था, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के भागलपुर में पीएम किसान की 19वीं किस्त जारी करने के साथ ही 10,000वें एफपीओ का शुभारंभ किया था। 10,000वां एफपीओ बिहार के खगड़िया जिले में पंजीकृत किया गया, जो कि मक्का, केला और धान पर केंद्रित है। अच्छी बात यह है कि एफपीओ से जुड़कर किसानों को काफी फायदा हो रहा है, क्योंकि एफपीओ से जुड़ने के कई फायदे हैं, जैसे किसानों को अपनी उपज का बाजार मिल जाता है, साथ ही किसान खाद, बीज, दवाइयां और कृषि उपकरण भी आसानी से खरीद पाते हैं। इतना ही नहीं, किसानों को बिचौलियों से भी मुक्ति मिलती है। अगर किसान अकेला अपनी पैदावार बेचने जाता है तो उसका मुनाफा बिचौलियों को मिलता है, लेकिन एफपीओ सिस्टम में किसानों को उनके उत्पाद के अच्छे भाव मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ बिचौलिए नहीं होते। इतना ही नहीं, एफपीओ अब कृषि क्षेत्र में हजारों करोड़ रुपए का कारोबार कर रहे हैं। बहुत से किसान उत्पादक संगठन हैं जो मोटे अनाज की खेती और उनका मूल्य संवर्धन करके बनाए जाने वाले उत्पादों को लेकर काम कर रहे हैं। कुछ एफपीओ मोती से बनाए जाने वाले उत्पादों से जुड़ा काम कर रहे हैं, तो कुछ किसान उत्पादक संगठन मछली से जुड़े उत्पादों को लेकर काम कर रहे हैं। कुछ एफपीओ ऐसे हैं जो शहद उत्पादन में अच्छा कर रहे हैं, तो कुछ अलग अलग किस्मों के चावल का उत्पादन कर मुनाफा कमा रहे हैं।
ये सभी एफपीओ अपने अपने क्षेत्र में सराहनीय काम कर रहे हैं। बता दें कि एफपीओ का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और छोटे किसानों को महत्वपूर्ण बाजार लाभों तक सीधी पहुंच, सौदेबाजी की शक्ति और बाजार पहुंच में सुधार प्रदान करना है। कृषि और संबद्ध क्षेत्र के उत्पादन और विपणन में सामूहिक लाभ उठाने के उद्देश्य से इनका गठन किया गया। किसान उत्पादक संगठनों के पीछे की अवधारणा ये है कि जो किसान कृषि उत्पादों को पैदा करते हैं वे अपना समूह भी बना सकें। इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए कृषि मंत्रालय के कृषि और सहकारिता विभाग ने लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघ यानी SFAC को किसान उत्पादक संगठनों के गठन में राज्य सरकारों का समर्थन करने के लिए अधिकृत किया था। जी हाँ, तो ये एफपीओ के बारे में कुछ खास मोटी मोटी बातें थी। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2020 में ही आह्वान किया था और लक्ष्य रखा था कि हमें 10,000 एफपीओ बनाने हैं और बिहार के भागलपुर में ऐसा करके उन्होंने ये साबित भी कर दिया कि लक्ष्य पूरा हुआ है और किसानों को वो लगातार मोटिवेट करते रहते हैं जहां भी जाते हैं कि जो एफपीओ है उससे वो ज़रूर जुड़े। ऐसा क्यों है ये जानना बेहद ही ज़रूरी है। तो एफपीओ क्या है, इसके फायदे क्या हैं, इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। खास पैनल हमारे साथ मौजूद है, तो आइए आपका परिचय करा देते हैं जिनसे हम ये चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर विनायक निकम, आप वरिष्ठ वैज्ञानिक है ICAR NIAP से। डॉक्टर सागर किशन वाडकर हमारे साथ है जो कि सहकारिता नीति विश्लेषक हैं। इसके साथ ही इस वक्त कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद है ललित कुमार त्यागी जी जो कि एक एफपीओ के निदेशक भी हैं और प्रगतिशील किसान कर्मवीर जी भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और डॉक्टर विनायक, सबसे पहले आपसे हम समझना चाहेंगे एफपीओ से क्यों जुड़ना चाहिए किसानों को। इसकी बात तो करेंगे, फायदे जानेंगे तभी किसान जुड़ पाएंगे, लेकिन पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि ये एफपीओ यानी कि जो किसान उत्पादक संगठन है वो आखिर है क्या। तो आप क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए मैडम, किसान उत्पादक संघ जिसको हम फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं एफपीओ, एक जनरल टर्म है जिसके अंदर अलग अलग टाइप के जो अलग अलग प्रकार के किसान उत्पादक संगठन होते हैं वो आते हैं। तो इसमें जो इंडियन कंपनी एक्ट के तहत जो बनता है, जैसे आपने बताया, फार्मर प्रोड्यूसर्स कंपनी भी आती है। इसके तरफ कोऑपरेटिव्स एक्ट के तहत जो संगठक बनते हैं वो भी आते हैं। इसके अंदर इंडियन ट्रस्ट एक्ट और सोसाइटी एक्ट, इनके तहत भी जो किसान के जो ऑर्गेनाइजेशंस बनते हैं, इन सभी को हम जनरली एक फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन इस टर्म कहते हैं। बल्कि आज के डेट में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा एफपीओ है वो फार्मर प्रोड्यूसर्स कंपनी है, 85% से ज़्यादा है। तो इसलिए अभी ये कॉमन हो गया है कि एपीसी जो कंपनी एक्ट के तहत बनते हैं उनको ही मोस्टली हम फार्मर प्रोड्यूसर्स का ऑर्गेनाइजेशंस बोलते हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर सागर से हम यहाँ पर ये समझना चाहेंगे कि हम एक शब्द सुनते हैं एफपीओ, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा सुनते हैं एफपीसी। ठीक है, तो इन दोनों में अंतर क्या है? सबसे पहले हमें ये स्पष्ट करें। ओके, तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे डॉक्टर विनायक ने बताया कि एक जेनरिक टर्म है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, यानी किसानों का उत्पादक संगठन। अब किसान जो अपनी इंडिविजुअल अगर फार्मिंग करते हैं तो वो अपनी लागत खर्च उसका मैनेज नहीं हो पाता है, तब किसान इकट्ठा होके वो डिसाइड करते हैं कि हमें वो प्रोड्यूसर कंपनी एक्ट है, जो इंडियन कंपनीज एक्ट में जो प्रावधान लाया गया, 2003 में कानून में बदलाव किया गया, 2013 में भी उसमें कई सारे बदलाव किए गए, और वो वैसे इंडियन कंपनीज एक्ट के अंदर में वो रजिस्टर करते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आता है। साथ ही साथ वो अगर चाहे तो कोऑपरेटिव एक्ट जो है, तो हर एक राज्य में अपना अपना सहकारिता का एक एक्ट है, तो उसके अंदर भी वो रजिस्टर करते हैं, तो उसको कहते हैं सहकारी समितियां। और इसके अलावा भी एक एक्ट है, उसको कहते हैं एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के अंदर आता है। तो उसमें जो किसान एक या दो से ज्यादा स्टेट में काम करना चाहते हैं, वो इकट्ठा आके मल्टी स्टेट एक्ट में रजिस्टर कर सकते हैं। तो ऐसे ये एफपीओ जेनरिक टर्म है, वो फर्क आ जाता है वो किस एक्ट में रजिस्टर करते हैं, और उस एक्ट से फिर वो गवर्न करते हैं, कोऑपरेटिव एक्ट, मल्टी स्टेट एक्ट और फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी एक्ट। अच्छा, तो ललित जी, अब मैं आपका जो अनुभव है वो जानना चाहूंगी। आप एक एफपीओ के निदेशक हैं, बताएं हमें आपका जो एफपीओ है वो कितने साल पुराना है, आपने कैसे इसका रजिस्ट्रेशन कराया? जी ठीक है मैडम, थैंक यू। 2016 में हमने नाबार्ड के सहयोग से एक एफपीओ बनाया और ये प्रोड्यूस फंड के अंतर्गत था। सबसे पहले हमने समान विचारों के जो हमारे थे उनके 10 लोगों का चुनाव किया और उनके डीएससी और डिन बनवाए।
तो इसका नियम ये है कि किसी भी कंपनी एक्ट में करने के लिए आपको सबका पहले डीएससी बनवाना पड़ेगा, इसे बोलते हैं डिजिटल सिग्नेचर। उसके बाद उसमें से 5 लोग डायरेक्टर बनेंगे, उनके बनेंगे डिन, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो उसमें निदेशक बनेंगे। उसके बाद कंपनी का एक नाम सोचा जाएगा और आरओसी के द्वारा उसको भेजा जाएगा कि इस नाम से कंपनी कोई रजिस्टर्ड तो नहीं है, तो वो अगर कोई ऐसा नहीं है कंपनी तो वो नाम आपको मिल जाएगा। उसके बाद आरओसी में ही सीए के द्वारा ये सारे कागज उसमें अप्लाई होंगे। प्रत्येक किसान का जो हमारे जिले के उप कृषि निदेशक कृषि होते हैं वो सर्टिफिकेट देंगे कि ये किसान है, इसका खसरा खतौनी है, तो किसान ही इसके मेंबर हो सकते हैं। अच्छा ये ठीक है, कैसे बना सकते हैं, कौन इसके सदस्य हो सकते हैं, इस पर भी थोड़ा सा और विस्तार से जाएंगे, लेकिन पहले ये जो किसान उत्पादक संगठन है इसके कॉन्सेप्ट को जरा और बेहतर तरीके से समझते हैं। तो डॉक्टर विनायक हमें ये बताएं कि ये संगठन की शक्ति को बताता है और ये जो संगठन की शक्ति है वो एफपीओ के जरिए किस तरह से किसानों को लाभ देती है, ये हमें समझाइए। इसका कॉन्सेप्ट है, आखिरकार ये शुरू कैसे हुआ? जी मैडम, अगर हमारे देश की सिचुएशन अगर देखें तो हमारे 86% से ज़्यादा हमारे जो किसान है वो छोटे और सीमांत किसान हैं। ये इन किसानों के पास जो उनकी संसाधन है बहुत कम है और इनके जो पैमाने की अर्थव्यवस्था है वो इनमें बन ही नहीं सकती, और मार्केट जो बोलते हैं हम, इनका जो मार्केट संपर्क है वो बहुत कम है। और अगर हम देश में देखते हैं तो हमारी जो आपूर्ति श्रृंखला और एवं हम मूल्य श्रृंखला बोलते हैं ये काफ़ी विकसित, इतनी अच्छी विकसित नहीं हुई। इसमें आपने जैसे बताया कि काफ़ी बिचौलिया है, नंबर ऑफ मिडलमैन काफ़ी ज़्यादा है। तो इन सब को इन सब प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए हमारे यहाँ फार्मर प्रोड्यूसर्स कंपनी, जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, इनका यहाँ पे शुरुआत हुई है। कोऑपरेटिव हमारे देश में रही है 1904 से लेके हमारे पास कोऑपरेटिव्स है। 1904 में शुरुआत हुई, उसके बाद काफ़ी सारे बदलाव आते गए, पर फिर भी कोऑपरेटिव्स का अगर हम देखें तो उसका जो सक्सेस रहा बहुत कम क्षेत्र में और बहुत कम फसलों में रहा, जैसे महाराष्ट्र गुजरात में रहा, शुगर में रहा और दूध में रहा है। तो उसको उभरने के लिए 2000 में सरकार ने एक कमेटी बनाई थी, वाई के अलग कमेटी। ठीक है, यानी कि ये कुछ खास सेक्टर तक ही सीमित न रहे, शायद मेरे ख्याल से ये एक व्यापक विचार इसके पीछे रहा होगा। तो डॉक्टर सागर आपसे ही समझना चाहेंगे कि एक सक्सेसफुल मॉडल सहकारिता ने पेश किया है हमारे देश में, और जो कोर आइडिया है एफपीओ का भी वो भी यही है कि सब मिलके समूह में एक साथ करे, किसान अकेला ना खड़ा हो बल्कि सब मिलकर, कोई भी चुनौती आ रही है या फिर सफलता पाना है तो सब उसके भागीदार बने। मैं चाहूंगी कि इसमें आप हमें समझाएं जरा कि सहकारिता से ये किस तरह से ये अलग है। देखो, ये सहकारिता से वैसे ये अलग नहीं है। ये सहकारिता के जो मूल सिद्धांत है, मतलब जो हम सहकारिता के मूल्य कहते हैं और सिद्धांत कहते हैं जी। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक संगठन है, इसको इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस कहते हैं, जो 1895 से ये संस्था कार्यरत है। तो उन्होंने कुछ मूल्य सिद्धांत दिए, तो 7 मूल्य सिद्धांत हैं जो कोऑपरेटिव को भी लागू होते हैं और जो एफपीसी की जो हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली उनको भी लागू होते हैं। तो वो क्या है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, बिकॉज ये पूरा सक्सेस उसी के ऊपर डिपेंड है। तो पहला इसका सिद्धांत है खुली सदस्यता। तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे कोई सोसाइटी है या एफपीसी है, अगर वो कोई सेवाएं दे रही है और मुझे उसकी आवश्यकता है तो मैं उसकी सदस्यता ले सकता हूँ। और उसमें मुझे ये सुनिश्चित करना होगा कि मैं सक्रिय रूप से उसमें भागीदारी करूँ और जिम्मेदारी निभाऊं। तो भागीदारी और जिम्मेदारी के लिए हमारा दूसरा और तीसरा सिद्धांत बताता है। दूसरा सिद्धांत यह है कि लोकतांत्रिक सदस्य नियंत्रण, मतलब सारे जो मेंबर्स होते हैं यही इनको नियंत्रण करते हैं। तो वो नियंत्रण कैसे निर्धारित करते हैं कि हर एक जो मेंबर इससे जुड़ा है उनको एक वोट होता है। जैसे हम प्राइवेट में देखते हैं जिसके जितने ज्यादा शेयर होते हैं उसको ज्यादा उतने वोट मिलते हैं, बट सहकारिता में और एफपीसी में ये होता है कि हर एक मेंबर को एक ही वोट होता है। दूसरा उसका एक लोकतांत्रिक समभाव रखने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल ये है कि जो भी पूंजी सभी लोग मिलके जो लगाते हैं, जैसे सर ने बताया कि उनके 350 किसान मेंबर है, तो जो पूंजी लगाते हैं तो उन पूंजी में से 20% से ज्यादा किसी एक सदस्य के पास उतना ज्यादा वो पूंजी नहीं लगा सकता है। तो ऐसे करके सदस्य नियंत्रण होता है। तीसरा जो इसका महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो है आर्थिक भागीदारी। तो आर्थिक भागीदारी में हर एक मेंबर को एक वो शेयर लेता है, बट इसके अलावा जो भी बिजनेस, जो भी सेवाएं सहकारी समिति या एफपीसी दे रही है वो सेवाएं लेना, यानी एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं ताकि सबको समझ में आएगा। जैसे दूध की सोसाइटी है
तो अगर मैं डेयरी किसान हूं तो मैं उसका मेंबर बन सकता हूं। ठीक है। अगर मैं मेंबर बन रहा हूं तो मेरा ये दायित्व बनता है कि मेरा जो डेयरी फार्म से जो दूध निकल रहा है मैं अपने मंडली को, अपने सोसाइटी को ही उसको मैं बेचूं, ना कि किसी बिचौलियों को। मुझे लगता है कि और ऐसा ही हम देखते हैं कि कई सारे किसान, आज मुझे 1 या 2 रुपए दूध का भाव ज्यादा मिल रहा है तो मैं बिचौलियों को दे रहा हूं, ना कि मेरे सोसाइटी को जो मेरी खुद की है, जिसका मैं मालिक हूं। तो ये जो भागीदारी है वह बहुत महत्वपूर्ण है। जो चौथा इसका ये प्रिंसिपल है कि जो स्वायत्तता एंड स्वतंत्रता, तो अगर हम दूसरा और तीसरा सिद्धांत सही से काम करें तो स्वायत्तता स्वतंत्रता मिल सकती है। बट इसके लिए हमें यह करना है कि कैसे हम जो भी कमोडिटी में हम काम कर रहे हैं, जो भी बिजनेस एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो कैसे उसका पूर्ण जो वैल्यू चेन है, जो मूल्य श्रृंखला है, उसके ऊपर काम करें। और इसके अलावा बाकी 3 सिद्धांत है जो शिक्षण प्रशिक्षण के लिए काम करता है, कोऑपरेटिव वुमेन्स कोऑपरेटिव के लिए काम करता है। तो ऐसे मैडम ये, और कंसर्न फॉर कम्युनिटी मतलब समुदाय के लिए चिंता, मतलब मेंबर जो सिर्फ अपने आमदनी बढ़ाने के लिए तो काम करता ही है, बट जो मेरा समुदाय है, मेरी जो सोसाइटी है, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो ऐसे ये सिद्धांत के ऊपर की जो भावना है वो भी जागृत होती है। तो कई तरह के ये जो सिद्धांत है जो बताया यहाँ पर डॉक्टर सागर ने, ये काम करते हैं एक एफपीओ के पीछे। पीछे आपसे समझना चाहेंगे किसान के तौर पर आपका अनुभव क्या है, आप कितनी उपयोगिता समझते हैं एफपीओ की किसानों के लिए, जिनके सामने खासतौर पर जो लघु और सीमांत किसान होते हैं, चुनौतियां बहुत ज्यादा होती है जिनके सामने। अपनी फसल पहले उगाए कैसे, आदान इनपुट इकट्ठा करे कैसे, बेचे कैसे, उचित दाम मिले कैसे, इन तमाम चुनौतियों के बीच में जो एफपीओ जिसमें सब लोग साथ में आ जाता है, उसकी भूमिका आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, किसान सरकार ने बहुत योजनाएं चलाई हैं किसानों के लिए। जी जी। और किसान सरकार लाख कोशिश कर रही है भी किसानों का जीवन बेहतर उत्ता हो, दोगुनी आय बढ़े। हमारे प्रधानमंत्री जी का एक नारा भी है उनका कि हाँ 2022 तक उनकी आमदनी दोगुनी करनी है। 10,000 एफपीओ की उन्होंने घोषणा की और वो एफपीओ 10,000 पूरे कर भी दिए हैं। बिहार के खगड़िया में वो 10,000वां एफपीओ की उन्होंने की है। उसमें परिणाम तो आए हैं, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में इनके परिणाम और अच्छे बढ़े हैं और किसानों में इनमें जागरूकता है, क्योंकि जागरूकता ही जीवन है। और ये एक सामुदायिक भावना भी इससे पैदा हो रही है छोटे किसानों में। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष भी चल रहा है और ये सहकारिता और सामुदायिकता की भावना से है। लेकिन इसमें जो भोले भाले किसान आते हैं, इसमें MBA पास लड़के होने चाहिए, CA जरूर होना चाहिए। जो कानूनी इसमें प्रावधान आते हैं ना जिला स्तर पर, तो उसकी भी थोड़ी सरकार और व्यवस्था कर दे कि एक CA जरूर चाहिए। कभी कभी वो CA बहुत महंगी फीस ले लेते हैं। अच्छा। तो इसमें जब तक कॉमर्शियल हर एफपीओ में 1-2 लड़का कॉमर्शियल नहीं हुआ किसान का, या किसान पढ़ा लिखा, मतलब ऐसा होना चाहिए कि MBA हो, CA हो। तो ये विचार और इसका उद्देश्य तो बहुत अच्छा है। जी जी। जिस तरीके तो ऐसे में ललित जी आप बताएं कि जब आपने एफपीओ बनाया तो क्या इन बातों का भी ध्यान रखा कि कैसे लोगों को इसमें जोड़ा जाए ताकि जो एफपीओ है वो सफलतापूर्वक चले? किन बातों का ध्यान रखा गया लोगों को शामिल करने में? सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहूँगा कि आज हम देश का सिनेरियो देखते हैं कि जो खेती से आय है वो 14% है। जी जी। और खेती और उसका जो अलाइड सेक्टर है उस पर निर्भरता आज भी 70 से 80% लोगों की है। तो हमने जो किसानों को मोटिवेट किया कि हम जो गेहूं बेचते हैं 25 रुपए किलो, लेकिन वही आटा मिलता है हमें 40 रुपए किलो। तो हमने वैल्यू एडिशन, प्रोसेसिंग, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग और मार्केटिंग, इस पर किसानों का ध्यान दिया कि किसान अगर केवल खेती करेगा तो उसकी आमदनी नहीं बढ़ेगी। हम एग्रीगेट हों और अपना जो प्रोड्यूस है उसका हम प्रोसेसिंग करें और मार्केट में लाएं। उसके अंतर्गत हमने मल्टीग्रेन आटा, मिलेट्स के आटे, सरसों का तेल, मसाले और दूध के उत्पाद, इसकी बिक्री करी। तो उससे किसानों की आमदनी बढ़ी, इससे उनमें थोड़ा उत्साह बढ़ा। और एग्रीगेट होने का फायदा ये होता है कि किसान बार्गेनिंग कर सकता है किसी बड़े व्यापारी के साथ। जो हमारे छोटे छोटे किसान हैं उनके पास इतना प्रोड्यूस नहीं होता कि जो बड़े किसान, बड़े आड़ती के साथ वो बार्गेनिंग कर सकें। बिल्कुल, एक मोल भाव की स्थिति हो, किसान का भी जो से है वो होना चाहिए, उसकी जो आवाज है वो बुलंद होनी चाहिए। और ये जो एफपीओ ये शक्ति है किसान को प्रदान करता है। डॉक्टर विनायक हमें ये समझाइए कि जो एफपीओ है जिससे जो किसान अब तक नहीं जुड़ पाए हैं, क्यों जुड़ना चाहिए? अगर एक किसान सोचता है कि मैं तो छोटा किसान हूं, मेरे पास बहुत ज्यादा कुछ है नहीं रिसोर्सेज, मैं कैसे इतना बड़ा काम कर सकता हूं, पढ़े लिखे लोगों की ये जगह है, अगर उसकी धारणा ये है तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम देखिए, जो काम हम पहले से बचपन से हमें भी सिखाया गया था कि एकता में जो शक्ति है वो कहीं अकेले से आप नहीं आ सकती। अगर किसान इकट्ठा आते हैं तो आप
उत्पादन से लेके उत्पादन से पहले और उत्पादन एवं उत्पादन पश्चात ये तीनों स्टेज में आपको काफ़ी इससे आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे इसके। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि जो आप आदान ले रहे हो, इनपुट्स ले रहे हो, पेस्टिसाइड हो गया, फर्टिलाइज़र और सीड्स बीज है हमारे पास, ये अगर आप इकट्ठा लेते हो तो आपका कंपनी की तरफ से आपको अगर ज़्यादा क्वांटिटी में आप ले रहे हो, ज़्यादा मात्रा में ले रहे हो तो आपको बार्गेनिंग पावर आ रही है, मोल भाव जो आपने बताया, तो आप मोल भाव करके उनसे कम पैसे में ले सकते हो और जो मिडल मैन के जो पैसे जा रहे हैं, मार्जिन जा रही है, वो यहाँ पे कम हो जाएंगे। मतलब इस तरह से एक उदाहरण दूंगा मैं यहाँ पे कि साई प्रवरा फार्मर प्रोड्यूसर्स कंपनी है, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है। तो उनसे जब पूछा गया था तो वो डायरेक्ट कंपनी से अपने इनपुट परचेस करते थे और उससे उनका 25 से 30% वो अपने मेंबर्स के पैसे बचाते थे। मगर आप सोचिए अगर 25 से 30% अगर वो आदानों की कीमत में कमी आ रही है तो उनका बेनिफिट कॉस्ट रेशियो जो है वो काफ़ी बढ़ेगा, उनका मुनाफा बढ़ जाएगा। और उत्पादन में भी आप अगर आजकल जो ड्रोन्स आ रहे हैं या बड़ी बड़ी मशीनरीज है, अकेले किसानों की बात नहीं है कि वो इतना महंगे चीजें खरीदें। वही अगर एक छोटी सी महज बात है कि अगर बिचौलिया बीच में से हट जाए तभी किसान का कितना फायदा हो जाता है। इसके अलावा भी एफपीओ में और भी कई फायदे हैं, इनके बारे में भी बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। लोग कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी भाव आनी पड़ती है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सच के साथ, जिसमें आज हम एफपीओ की बात कर रहे हैं, यानी कि किसान उत्पादक संगठन, जिसके जरिए किसानों का कारोबार बढ़ रहा है और किसान फल फूल रहा है। लेकिन वो किसान जो अब तक नहीं जुड़ पाए हैं, जिनके मन में कई सवाल है एफपीओ को लेकर कि आखिर ये है क्या, कैसे काम करता है, तो जरूर इस कार्यक्रम को देखें और हमारे एक्सपर्ट से जानिए एफपीओ के बारे में। आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर सागर, अब आपसे समझना चाहेंगे कि एफपीओ का चलिए एक फायदा तो हुआ कि बिचौलियों से मुक्ति मिल गई और आमदनी बढ़ने की जो गुंजाइश है वो बढ़ गई। इसके साथ साथ कृषि को आधुनिक भी तो बनाना है, तकनीकी का दौर है, डिजिटल हो रहा है सब कुछ आसपास। तो ऐसे में जब एफपीओ से किसान जुड़ता है तो उसको कितना लाभ होता है और उसकी कृषि किस तरह से उन्नत हो सकती है? तो ये समझ लीजिए कि भारत अभी हर एक कमोडिटी में, चाहे वो कृषि संबंधित हो या अलाइड सेक्टर जो हॉर्टिकल्चर है तो या फिशरी प्रोडक्शन है, तो 1 और 2 नंबर पे है। बट अगर उत्पादन में, अगर उसका जो प्रोसेसिंग अगर हम देखें तो प्रोसेसिंग में हम बहुत कम है, उत्पादकता में भी बहुत कम है, बट प्रोसेसिंग में भी बहुत कम है। तो ये किसान संगठन से जुड़ने के बाद में किसान जो भी वैल्यू एडिशन और प्रोसेसिंग जो करना है हमें और मूल्य वर्धित एक श्रृंखला जो बनाना है, तो वो ये इस माध्यम के थ्रू बना सकता है। बिकॉज अगर हर एक जो इंडिविजुअल किसान अगर कुछ करने जा रहा है, अगर उसको मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालना है तो उसके लिए बहुत इन्वेस्टमेंट लगता है। बट वही इन्वेस्टमेंट कम हो सकती है अगर वो
वो एफपीओ से जुड़ जाता है, बिकॉज एफपीओ का संगठन 300 से लेके 1000 फार्मर्स तक का होता है, तो सबकी जो पूंजी लगती है और भारत सरकार भी कई सारी योजनाएं हैं, उसका लाभ उठाते हुए हम एक प्रोसेसिंग प्लांट डाल सकते हैं। जैसे हमने अमूल के केस में देखा, अमूल का एक जो बेस्ट मॉडल हमें सभी को पता है, तो अमूल ने दूध के ऊपर मोर देन 50 प्रोडक्ट्स उन्होंने वो मार्केट में लेके आए। तो वैसे ही हर एक कमोडिटी के ऊपर एक मूल्य श्रृंखला बन सकती है, टेक्नोलॉजी के माध्यम के साथ में हम उसके ऊपर श्रृंखला बना सकते हैं। उसके साथ साथ अभी हम इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन 4.0 की बात करते हैं, जिसमें हम एआई की आजकल बात कर रहे हैं, ड्रोन की बात कर रहे हैं, ब्लॉकचेन की बात कर रहे हैं, जिसके थ्रू ट्रेसेबिलिटी, जैसे हम क्यूआर कोड स्कैन करते हैं तो पेमेंट हो जाता है, बट ग्राहक ऐसा भी है, वो जानना चाह रहा है कि अगर मैं क्यूआर कोड स्कैन करता हूं तो क्या मुझे ये पता चल रहा है कि ये जो कमोडिटी या फूड पैकेट जो मेरे पास आ रहा है वो कहां से आ रहा है, कौन से चैनल से आ रहा है। अगर ये उसको पता चलता है तो वो रेडी है उसका 100% ज्यादा उसका प्राइस देने के लिए, वो आज ग्राहक रेडी है। तो इसको अगर हमें करना है तो ये इंडिविजुअल किसान लेवल पे तो पॉसिबल नहीं है, तो एफपीओ के थ्रू ये हम टेक्नोलॉजी का पेनिट्रेशन। तो ललित जी, आप यहाँ पर बताएं हमें कि एक अकेले किसान होने के जो नुकसान थे या चुनौतियां थी, उसका हल आपको एफपीओ में किस तरह से मिला? आपका जो व्यवहारिक अनुभव है उससे हम समझना चाहेंगे। यहाँ जो टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, इसके बारे में बताइए कि वो कौन सी चीज थी जिसमें बहुत ज्यादा आपको लाभ मिला एफपीओ के जरिए? सबसे पहले जो डॉक्टर साहब ने बताया कि इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ये एक सबसे बड़ी चैलेंज था, क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि किसान अकेला अगर कृषि विज्ञान केंद्र जाता है, कृषि शिक्षा विभाग जाता है, कृषि विभाग जाता है, तो उसको वो तवज्जो नहीं मिलती जब वो कहता है कि मैं एफपीसी का मेंबर हूं। और जो हमारे विभाग हैं वो आजकल एफपीओ के लिए बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। सरकार की कई योजनाओं में, जो फार्म मशीनरी बैंक है, ड्रोन है, कृषि यंत्रीकरण है, सब में सब्सिडी मिल रही है एफपीओ के माध्यम से किसानों को, तो किसान तक वो पहुंच रही है। और सबसे बड़ी बात, जो किसान की आमदनी बढ़ रही है उसमें प्रोसेसिंग में है, क्योंकि अगर वो कच्चा माल बेच देता है अपना अकेला, तो उसको वो वैल्यू नहीं मिल पाती। जब प्रोसेसिंग करते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। और जो डॉक्टर साहब ने बताया कि जब हम लिखते हैं कि मैन्युफैक्चर्ड बाई किसी गांव की कंपनी का, तो एक फील आता है कि ये मेरा जो उत्पाद मैं खरीद रहा हूँ वो गांव से है, इसमें शुद्धि है, और जो मेरा पैसा जा रहा है सीधा गांव के लोगों के पास जा रहा है। तो एक ह्यूमन वैल्यू भी बनती है इसमें, और सेंटिमेंट जुड़ते हैं, और उसकी शुद्धिकरण की गारंटी होती है। हम जो इसमें देख रहे हैं कि जो हमारा सामान जाता है लोगों के पास, तो एक टच आता है कि मैं किसी बड़े कॉर्पोरेट से ना खरीद कर किसान से खरीदता हूँ, सीधा हमारा फार्मर टू कस्टमर। तो इससे किसान की आमदनी बढ़ रही है, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित हो रहा है कि ये जो बिचौलिए खत्म हो रहे हैं और हम प्रोसेसिंग में आ रहे हैं, पैकेजिंग में आ रहे हैं, और वैल्यू एडिशन में आ रहे हैं। बिल्कुल। तो कर्मवीर जी, जो किसान है उसकी जो पहचान एक उत्पादक के तौर पर थी, वो खेती करता था, उत्पादन हासिल करता था, अब वहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि वो जो है वो बेच रहा है, निर्यातक तक बन रहा है, इस पूरी श्रृंखला में आगे बढ़ते बढ़ते वो वहां तक भी पहुंच रहा है। तो जो किसान है उसकी भी भूमिका, उसकी पहचान बढ़ी है, एक आत्मसम्मान और गौरव की स्थिति में आज किसान है, आप कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल जी, भारत के किसान तो भारत में ही नहीं, दुनिया के अनेक देशों में, ऑस्ट्रेलिया में क्या, कनाडा में क्या, युगांडा में क्या, पूरी दुनिया में भारत के किसानों ने काम में धूम मचाई है। आज खाद्यान्न में हम आत्मनिर्भर हैं, निर्यात की स्थिति में हैं, अनेक किसान व्यापार में बहुत आए, एपीड़ा तक में किसान हैं, आम निर्यात करके हमारे क्षेत्र से भेज रहे हैं। किठौड़ का क्षेत्र है, सहारनपुर का क्षेत्र है, शाने के पास का क्षेत्र है जो आम पट्टी है, लखनऊ में जो पट्टी है, जो वहाँ भारतीय कृषि अनुसंधान का एक आमों पर अनुसंधान केंद्र भी है, तो मटर में है। हमारे गांव के एक हापुड़ जिले में, अब तो स्वर्गीय हो गए, श्री मलूक सिंह, उनका बड़ा नाम था, बीज का बहुत बड़ा उन पर इतना बड़ा प्रोसेसिंग प्लांट है, यानी कि राष्ट्रीय बीज निगम पे भी नहीं है इतना बड़ा। विदेश के भी कृषि वैज्ञानिक आते थे, और किसानों के बच्चों ने जिन्होंने MBA करा, IIT पढ़ी है, वो वापस गाँव में आ रहे हैं, और देसी नस्लों की गायों पर भी बहुत काम कर रहे हैं, और वो सब FPO के माध्यम से इसमें अनेक चीज़ें आगे ला रहे हैं, और इसमें काफी रुचि ले रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसे कार्यक्रम की शुरुआत में ही मैंने कहा था कि आज हम इस कार्यक्रम में उस सच की बात करेंगे जिसे जानकर आपका दिल बाग बाग हो उठेगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये जब सफलता की कहानियां जो आप सुन रहे हैं आज किसानों की, इसे सुनकर आपको भी जरूर प्रेरणा मिल रही होगी कि क्यों ना जो रोजमर्रा मैं इतने सालों से करता आ रहा हूँ खेती किसानी में, उससे अलग हटकर अब अगर सरकार की तरफ से योजना भी चलाई जा रही है तो क्यों ना उसका साथ लिया जाए। तो यहाँ पर मेरा सवाल आपसे डॉक्टर विनायक यही आ जाता है कि
सरकार की भूमिका इसमें कैसे है? क्योंकि जब सरकार अपनी तरफ से कुछ योजना बनाती है, साथ देती है, चाहे फंड दे रही है या किसी और जरिए से किसानों का हाथ पकड़ती है, तो किसानों का भरोसा भी ज्यादा होता है कि हाँ, ये तरीका कुछ सही लग रहा है। तो ऐसे में बताया आप कि एफपीओ की जो ये पूरी योजना है उसमें सरकार किस किस तरीके से किसानों को मदद कर रही है? जी मैडम, जैसे 2003 में हमारे यहाँ एफपीसी फार्मर प्रोड्यूसर्स कंपनी की शुरुआत हुई थी, पर 2003 से लेकर 13 तक हमारे पास केवल 450 तक की एफपीसी बनी थी। तो उसके बाद सरकार ने प्रोसेस गाइडलाइंस, पॉलिसी गाइडलाइंस आई कि हम किस तरह से एफपीओ बना सकते हैं। और 2013 और 14 के बाद गवर्नमेंट का इतना फोकस रहा है, 14 के बाद पर्टिकुलरली, कि आज अगर, और उसके बाद 2020 में स्कीम लाए 10,000 एफपीओ की, तो आज हमारे पास 30,000 से ज़्यादा फार्मर प्रोड्यूसर्स कंपनी है। और पर्टिकुलरली अगर हम बात करते 10,000 एफपीओ जो स्कीम सरकार ने बनाई है, उसके तहत सरकार 18 लाख एफपीओ को 3 साल के लिए देता है, जिसमें उनको मैनेजमेंट कॉस्ट कवर होती है। तो उसमें उनकी सीईओ की कॉस्ट अकाउंट फंड कर रही है। और ये 18 लाख के अलावा उनको 15 लाख को इक्विटी मैच, मतलब अगर एफपीओ अपने मेंबर से 15 लाख इकट्ठा कर रहे हैं तो सरकार की तरफ से उनको 15 लाख रुपए मिलेंगे। साथ ही साथ उनको अगर बिजनेस शुरू करना है, क्योंकि डॉक्टर सागर ने बताया कि मेन पर्पज जो है हमारे आईपीओ शुरू करने का वो है कि हम वैल्यू एडिशन कर ले, उसको मूल्यवर्धन करें। तो उसके लिए उनको काफ़ी बड़ी बड़ी मशीनरी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो 2 करोड़ तक उनका जो भी क्रेडिट होता है उसको गारंटी दी जाती है सरकार की तरफ बैंक को, कि अगर एफपीओ नहीं चुका पाए तो वो सरकार की तरफ से जो फंड बना हुआ है, कॉर्पस फंड बनाया सरकार ने, तो उसमें से उनको दिया जाएगा। ठीक है डॉक्टर सागर, यहाँ पे लेकिन जैसे कि कर्मवीर जी भी बोल रहे थे कि ये जो काम है इसमें बहुत ज़्यादा कौशल की भी ज़रूरत है, ज्ञान की आवश्यकता है। तो कुछ लोग ऐसे भी तो होने चाहिए जो साथ दे और इसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। तो ऐसे में कि एक जो एफपीओ है उसका संचालन बेहतर तरीके से हो सके, इसके लिए क्या उपाय अपनाए गए हैं? सीपीबीओ जो है उसकी किस तरह की भूमिका है, इन चीज़ों के बारे में भी हमें ज़रा समझाएं। तो धर्मवीर जी ने जो इशू बताया है वो वाकई में बहुत इम्पोर्टेंट है अभी, क्योंकि और उसके लिए सरकार ने इस 10,000 एफपीओ के लिए कैसे उसको संचालित कर रहे हैं। तो शिक्षण और प्रशिक्षण, तो सहकारिता में एफपीओ के लिए शिक्षण प्रशिक्षण ये निरंतर चलता रहता है, बिकॉज हर 5 साल के बाद बोर्ड चेंज हो जाता है और एक तकनीकी सहायता की जरूरत होती है, कुशल प्रबंधन की जरूरत होती है जी। तो इसमें जो संस्थाएं जुड़ी है, तो नाबार्ड है, जैसे तो नाबार्ड का बैंकर इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट बर्ड लखनऊ है। तो बर्ड लखनऊ के जरिए ट्रेनिंग दी जाती है, तो किसानों की दी जाती है और जो एम्प्लॉयज इसमें काम करते हैं उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा एनसीडीसी भी इसमें जुड़ी है, जो राष्ट्रीय नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है, तो उसके अंडर एक लिनैक करके संस्था है गुड़गांव में, तो वो भी एफपीओ को ट्रेनिंग देती है। और वैसे ही नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड है और स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम है, एसएफएससी है। तो ये सारे संस्थाएं सीबीबीओ के माध्यम से अपने जो वो सीबीबीओ कोऑपरेटिव या एफपीसी बनाते हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं, चाहे वो लीडरशिप ट्रेनिंग हो या एम्प्लॉय की ट्रेनिंग हो, वो संस्था कैसे चलाना है उसके लिए ट्रेनिंग देती है। साथ ही साथ जो भी उनके बिजनेस मॉडल है, चाहे कमोडिटी स्पेसिफिक वैल्यू चेन बनाने का इसके ऊपर काम किया जा रहा है, तो हर एक कमोडिटी के लिए आईसीआर में कोई ना कोई संस्था है, या हमारे सारे जिलों में मोर देन 750 कृषि सेवा केंद्र है, तो वहां पे इनके साथ मिलके ये तकनीकी ट्रेनिंग भी इन एफपीओ को दी जा रही है। तो इसके थ्रू थोड़ा सा कौशल विकास का काम किया जा रहा है। तो किसान साथियों देखिए, जब आप नाबार्ड का नाम सुनते हैं या एसएफएससी का नाम सुनते हैं, एनसीडीसी का नाम सुनते हैं, सालों से संस्थाएं ये काम कर रही है, तो जाहिर तौर पर आपको भी जरूर अब यकीन होगा, भरोसा होगा कि आप कहीं भी अगर मुश्किल में फंसते हैं तो इनसे संपर्क कर सकते हैं, इनसे जानकारी ले सकते हैं और फिर उन चुनौतियों से पार पा सकते हैं। तो ये बहुत आसान है, अगर आप एफपीओ से जुड़ते हैं और इनका साथ लेते हैं तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। यहाँ पर मैं ये भी जानना चाहती हूँ ललित जी आपसे कि जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है उसके जरिए उसे भी लिंक किया गया है एफपीओ से। कोविड के समय ये फंड शुरू हुआ था, सरकार ने किया था ऐसी मुश्किल घड़ी में, लेकिन इसकी भूमिका कैसे दिन ब दिन लगातार बढ़ती जा रही है और अब इसे एफपीओ से भी जोड़ दिया गया है, तो इसका कितना लाभ होने जा रहा है जो एफपीओ में लोग जुड़े हुए हैं उन्हें? देखिए, जो भी किसान जुड़े हुए हैं इससे, और एफपीओ को एआईएफ के अंतर्गत नाबार्ड के थ्रू 3% की सब्सिडी दी जाती है। जो भी वो लोन लेते हैं किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, कोई प्रोसेसिंग यूनिट लगानी है या कोई उन्हें सामान खरीदना है उसके लिए, प्रोसेसिंग के लिए, तो नाबार्ड के द्वारा उनको 3% की छूट मिलती है जी। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे साथी एफपीओ चला रहे हैं, चलाना चाहते हैं, तो जो इसकी लीगल कॉम्प्लायंसेस हैं, अगर हम उन्हें समय से पूरा नहीं करेंगे तो एक बहुत बड़ी पेनल्टी उसको देखनी पड़ेगी जी। हमने कई फोरम से बात उठाई है
कि जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उनके जो कंपनी एक्ट के अंतर्गत प्रावधान है वो ही सेम प्रावधान एफपीसी के लिए है। अच्छा। जबकि ये सरकार को सोचना भी चाहिए, क्योंकि जो इसमें किसान जुड़े हुए हैं, जिस तरह हमारी कोऑपरेटिव में जो एफपीसी बनती हैं उनके लिए थोड़ी रिलैक्सिबिलिटी है, लेकिन जो कंपनी एक्ट में है उसमें डीएससी, डिन, एमजीटी 7 और DIR 12 ऐसे फार्म करने पड़ते हैं कि अगर उसमें आप एक दिन में लेट हो जाते हैं तो काफ़ी पेनल्टी आपको झेलनी पड़ती है। जी बिल्कुल। तो इसलिए तो हमारे डॉक्टर विनायक हमें समझाए, जब ये कानूनी मसले जब सामने आ जाते हैं तो किसान के मन में आशंकाएं आ जाती है कि पता नहीं हम इसका पालन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो आमतौर पर ऐसी कौन सी चुनौतियां आ सकती है किसानों के सामने, या ये वो कौन सी बातें जिनका ध्यान रख लेंगे तो ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई मुश्किल उनके सामने नहीं आएगी? जी मैडम, मैं यहाँ पे ये सच में एक बड़ा इशू है कि मतलब जो प्रोसीजरल फॉर्मेलिटी है, बिल्कुल शुरुआत के दिनों में CBBO तो गाइड करते हैं, CBBO या प्रमोटिंग इंस्टीट्यूशंस गाइड करते हैं, पर जो 3 साल बाद वो अगर हैंड होल्डिंग उनका ख़त्म हो जाता है, सपोर्ट ख़त्म हो जाता है, तो APO को इसमें काफ़ी दिक्कत आती है। बहुत सारे APO उसके बाद थोड़ा सा काम उनका कम भी हो जाता है। तो इसीलिए हमें एक ज़रूरत है कि उनको 3 साल के अलावा भी आगे तक मैं कहूँगा कि 8 साल तक अगर वो प्रोसीजरल गाइडेंस मिलता रहे, प्रोसीजर्स क्या है, क्योंकि देखो आपकी कंपनी है तो आपको वो कंपनी अच्छा चलाने के लिए आपको उसको कंप्लायंस करना पड़ेगा। तो ये जो भी कंप्लायंस प्रोसीजर्स है उसको करनी पड़ेगी। तो उसको और ये चैलेंज को ओवरकम करने के लिए ये एक अच्छा है कि हम उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें, उनको 3 साल के अलावा थोड़ा और भी ज़्यादा सपोर्ट करें, तो ये जो प्रॉब्लम है काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। और इसके अलावा और जो प्रोसीजरल डिफिकल्टी है, टैक्सेस, ये सब सारा, वो भी अगर हम ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग, अभी सरकार काफ़ी तरह से आत्मा हो गया, KVK हो गए, या बैंकर्स इंस्टीट्यूट BIRD जो लखनऊ में है, काफ़ी संस्था ने इस कैपेसिटी बिल्डिंग जो हम APO के हर स्टेक होल्डर्स की, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसके स्टाफ मेंबर्स और इवन बाकी ये जो APO से रिलेटेड है बैंक तक लेके, तो सभी का कैपेसिटी बिल्डिंग का एक प्रोग्राम है सरकार की तरफ से चल रहा है। तो कर्मवीर जी, क्या आप संतुष्ट है इस बात से कि हर कदम पर, हर लिहाज से, हर एक स्थिति में जो प्रशिक्षण की बात है या जानकारियां देने की बात है, वो उन सब का ख्याल रखा गया है और वो सब कुछ चल रहा है बाकायदा? हाँ जी, बहुत अच्छा सरकार कर रही है, लेकिन समय समय पर जैसे सुझाव आते रहे तो उनको भी सरकार को लागू करना चाहिए जी। ये ललित त्यागी जी ने बहुत ही अच्छा कहा। हमारे गांव में भी एक APO, हम भी उसके मेंबर हैं, हम विशेषकर गन्ने की प्रोसेसिंग पर उसमें काम करना चाह रहे हैं। ठीक। और ये है कि जो कम CA हैं वो महंगी फीस लेते हैं जी। जिला स्तर पर कोई एक CA की व्यवस्था सरकार को करना चाहिए, जिला प्रशासन स्तर पर, और उसका एक अलग सेक्शन बना देना चाहिए APO। भाई वो तो IIT का बच्चा पढ़ा हुआ और ITI के में अंतर है। जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन्हें तो इस तरीके से समझो जैसे IIT हो, और APO को ऐसे समझो जैसे ITI हो। तो उनका इतना महंगा हम पर वो नहीं लगना चाहिए। कई APO इसलिए बंद भी डॉक्टर सागर, इस बात से आप तस्दीक करते हैं क्या? ऐसा लगता है कि ऐसी स्थिति है कि जो FPO वाले हैं वो ITI के तर्ज पर है एक तरह से? नहीं, ऐसी क्या बात कहना है आपका? नहीं, ऐसी बात नहीं है एक्चुअली। थोड़ा सा इसमें मैं थोड़ा दूसरा पक्ष रखना चाहूँगा एक्चुअली, क्योंकि जब हम कोई कानूनी संस्था बनाते हैं तो हमें जो भी उसके कंप्लायंस है उसको समझना चाहिए, बिकॉज ये मेरी संस्था है, मैं उसका मालिक हूँ। चाहे यही तो एक अंतर है ना, एक जो हम प्राइवेट मॉडल कहते हैं और ये जो हमारा जो मॉडल है, भले मैं शेयर्स ट्रेडिंग कर रहा हूँ प्राइवेट में, बट मैं उसका मालिक नहीं हूँ, ना मुझे उसमें हक है, राइट। बट यहाँ पे मैं उसका मालिक हूँ, तो उसको संचालित कंटिन्यू करने के लिए जो भी कंप्लायंस है तो मुझे करना ही चाहिए एक्चुअली। तो उसमें ज्यादातर उसमें ये देखा गया है, मतलब जो हमारा अध्ययन है उससे हमने ये पाया है कि ज्यादा हमारी डिपेंडेंसी, मतलब जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, तो आजकल के जो युवा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, त्यागी जैसे पढ़े लिखे, धर्मवीर जैसे भी पढ़े लिखे जो है, तो उनको थोड़ा सा ये कंप्लायंस जो चीजें हम पूरे डिपेंडेंट हैं, मतलब ये जब बिजनेस की हम जो बात कर रहे हैं तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अकाउंटिंग जो है हम वो CA और CS के ऊपर छोड़ देते हैं, बट नहीं, ये मेरा है तो मुझे पता होना चाहिए कि पूंजी कहाँ लगाना है, कितना लगाना है। तो वो मुझे जहां तक लग रहा है, और जो किसानों के बच्चे होते हैं वो भी आजकल पढ़े लिखे हैं, तो उनकी सहायता मुझे लगता है कि, और ये मेरा युवाओं को सभी को आग्रह रहेगा, ये सुनने में बहुत बड़ी-बड़ी बातें लग सकती है, लेकिन ये बस बात इतनी सी है कि आपको अपनी झिझक मिटानी है। और डॉक्टर विनायक, इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे थे आप? मैडम, जैसे सर ने बताया, धर्मवीर ने बताया कि इसकी कीमत जो है CEO की बहुत ज़्यादा है, तो इसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास एक तरीका है कि हम उसको स्केल लाए, पैमाना जो बोलते हैं,
पैमाने की अर्थव्यवस्था जो बोलते हैं, अगर वो स्केल हम बढ़ाए, ज़्यादा मेंबरशिप बढ़े, हमारा टर्नओवर ज़्यादा बढ़े, हमारी इक्विटी बढ़े, हम क्रेडिट ले रहे, सारा अगर चीज़ें बढ़ती है तो हम अच्छा क्वालिटी का एक प्रोफेशनल सीईओ इस पे हायर कर सकते हैं। और इस तरह से मतलब हम अपना स्केल बढ़ा के वो क्वालिटी जो उसको मेंटेन कर सकते हैं और अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, स्केल अप करना होगा। एक तो एफपीओ बना ले, जुड़ जाएं, उसके बाद उसका बेहतर संचालन करें और किस तरह से स्केल अप करना होगा ये भी हम जानेंगे। चुनौतियां क्या कुछ और आ सकती है इसके बारे में भी बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। बने रहे हमारे साथ। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान। भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम कर सकते। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन, फल उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। देख रहे हैं आप सच के साथ, जिसमें हम एफपीओ यानी कि किसान उत्पादक संगठनों के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके जरिए किसान अपना कारोबार बढ़ा रहे हैं। और सिर्फ वही किसान नहीं जो खेती किसानी कर रहे हैं, बल्कि वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं जो पशुपालन से जुड़े हुए हैं या फिर इससे जो भी कृषि के अलाइड सेक्टर्स है, जो संबद्ध क्षेत्र हैं, उससे जुड़े हुए हैं। यानी कि हम कह सकते हैं ये जो एफपीओ है ना, ये बहुत ही वर्सेटाइल है, इसमें बहुत सारी चीजें समा सकती है। तो डॉक्टर सागर, आप बताएं हमें कि ये जो एफपीओ है वो किस किस चीजों से जुड़े हुए अगर जो किसान है वो इसमें शामिल हो सकते हैं और कितनी सफलताएं आपने देखी है इसके जरिए? तो जो एफपीओ नाम में है कि जो भी उत्पादक है, चाहे वो कृषि संबंधी से जुड़ा हो या अलाइड सेक्टर है, डेयरी फिशरी है, या जो हमारे ट्राइबल किसान हैं, जो ट्राइबल फार्मर्स हैं, तो वो उनका जो लाइवलीहुड है, वो जो जंगल है उससे जो उत्पादक निकलते हैं उसके ऊपर होता है। तो ऐसे भी हमारे पास केसेस है मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में, विदर्भा रीजन में, कि ऐसे ट्राइबल फार्मर्स इकट्ठा हो रहे हैं और वो अपनी फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर अपनी एफपीसी बना रहे हैं। उसके साथ ही साथ जो हैंडलूम है, हैंडीक्राफ्ट है, तो ये भी सेक्टर ऐसे है, ये छोटे सेक्टर है बट इसमें काफी कुछ पोटेंशियल है। तो इस सेक्टर में भी हम देख रहे हैं कि कई सारे अच्छे एफपीओज निकल के आ रहे हैं। जी ललित जी, आपकी जानकारी में कुछ ऐसे खास सेक्टर्स जिसमें एफपीओ जो है वो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, जो अगर एफपीओ नहीं होते तो शायद वो जो इक्का दुक्का किसान है वो परेशान रहते या समझ नहीं पाते कि उन्हें किस तरह से सफलता मिले? बिल्कुल सही कहा आपने, उससे प्रेरणा मिलती है हमें। एक बहुत अच्छा एफपीओ पूर्वांचल में है, वो बनाना पे काम करता है। अच्छा। और जो बनाना के किसान हैं उनको उनकी आमदनी बढ़ाई है। और इसमें साथ ही साथ मैं एक बात कहना चाहूँगा कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए एफपीओ बनाया है जी। और एफपीओ में किसान ही मेंबर होते हैं, लेकिन जो किसान का प्रोड्यूस आता है, जो एफपीओ ये आमदनी करता है, उसके बाद उस पर 30% इनकम टैक्स लगता है। उसका हमने कई मंचों से कहा कि अगर हम किसान की आमदनी बढ़ाना चाहते हैं, उसका डिविडेंड बांटना चाहते हैं, तो इसमें रिबेट मिलनी चाहिए, क्योंकि किसान की आमदनी पर कोई इनकम टैक्स नहीं होता। तो ये बात जो एफपीओ चला रहे हैं वो फेस कर रहे हैं कि मान लो जो उनको लाभ कमाया
ठीक। तो 30% टैक्स देना पड़ रहा है, तो एक अच्छा सा अमाउंट उनका घट जाता है। जी, जी। तो ये हमारी गुजारिश है। दूसरी बात मैं जोड़ना चाहूंगा कि जो भी हमारे प्रोड्यूस आते हैं, अच्छा। जैसे मल्टीग्रेन आटा है या मशरूम है या शहद है या दूसरे मसाले हैं, बेसन है, तेल है, हमें किसान की आमदनी बढ़ानी है। तो जो भी हमारे प्राइमरी स्कूल हैं, आंगनबाड़ी सेंटर हैं, वहां पर एफपीओ का जो प्रोडक्ट्स है वो सेल किया जाए, सरकार के द्वारा खरीदी जाए। तो इससे उनमें उद्यमिता आएगी और जब वे एक बार मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे तो बाजार को भी कम्पीट कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छे सुझाव है आपके ललित जी। हमें उम्मीद है कि ये सारी बातें सुनी जाएगी और उस पर कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि हमने देखा है कि सरकार में ऐसा हुआ है कि जो योजनाएं आई है समय समय पर किसानों की मांग के आधार पर उसमें बदलाव किए गए हैं और किसानों के हितों को हमेशा सर्वोपरि रखा गया है। करमवीर जी, आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है वो कौन सी बातें हैं जो किसान के मन में एक झिझक पैदा करती है इस तरह की किसी भी एफपीओ या किसी संगठन से जुड़ने के लिए? देखिए, किसान थोड़ा भोला भाला होता है। अगर इसमें उसे पेशेवर व्यक्ति होंगे वहाँ अच्छे, एमबीए होंगे, सीए होंगे, सीएस होंगे, तो उन्हें वो बताएंगे। जबकि सरकार ने हर विकास भवन में उत्तर प्रदेश में जो विकास भवन है जहाँ सीडीओ साहब बैठते हैं, अनेक अफसर बैठते हैं, उसे सचिवालय समझो जिले का, वहाँ एक एफपीओ को दुकान दी है उसके उत्पाद बेचने के लिए, जिससे लोग पूरे जिले के लोग आते हैं तो वो उसकी तरफ आकर्षित हों। अफसर भी हो रहे हैं, आने जाने वाले लोग भी हो रहे हैं। सरकार काफ़ी प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी जो सुझाव आते रहते हैं उन पर जो अमल होना है वो बहुत देरी से होता है। उन पर अगर अमल हो जाए, यानी कि थोड़ी उसमें मैं मानता हूँ अफसरशाही थोड़ी बाधा है, सरकार की जो नीतियाँ हैं उन्हें बिल्कुल जमीन पे उतारने में बहुत बड़ी उसमें ये अफसरशाही बाधा है। उन पर एक मिनट, अगर उस पर कार्रवाई हो, उस पर अगर कार्रवाई हो तो फिर दूसरे जो लोग हैं उसमें बाधा डालते हैं, तो इससे किसानों का मनोबल बढ़ेगा। कार्रवाई करने में देरी होती है। हमें बताएं कि सरकार की ओर से फिर ऐसी कौन सी कोशिशें चल रही है ताकि जो किसानों के मन की ये झिझक है वो दूर हो और वो ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित हो एफपीओ के लिए? देखिए मैडम, कई सारे राज्य सरकारों ने, जैसे महाराष्ट्र का एग्जांपल देता हूँ कि कई सिटीज़ में, जैसे पुणे सिटीज़ में एक पर्टिकुलर जगह रखी है मार्केट यार्ड टाइप, वहाँ पे बस एफपीओ आएंगे और वो अपना प्रोड्यूस बेचेंगे। हमारे यहाँ दिल्ली में एक एग्जांपल है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था कृषि हाट उन्होंने एक बनाया है जहाँ पे एफपीसी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट ही बेचते जाते हैं। बल्कि वो पूरे देश भर से आते हैं, ऐसा नेसेसरी नहीं कि मतलब दिल्ली से ही है। इसके अलावा भी अगर हम देखेंगे तो हर जो गवर्नमेंट की स्कीम है, सरकारी जो भी स्कीम है कृषि से रिलेटेड या डेयरी लाइव स्टॉक और बाकी से रिलेटेड, उसमें एफपीओ को प्रेफरेंस दिया जाता है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं और पॉलिसी में आजकल पूरा सपोर्ट है गवर्नमेंट का, पूरा फोकस है एफपीओ पे। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से। डॉक्टर सागर, आप क्या देख रहे हैं, किस तरह से किसानों को मोटिवेट किया जा रहा है और क्या कुछ और उपाय आपको लगते हैं कि अपनाए जाने चाहिए? एक जो इसमें हम प्रॉब्लम देख रहे हैं कि पेशेवर प्रबंधन की, एक कहते हैं प्रोफेशनल मैनेजमेंट की, जो आई थिंक धर्मवीर जी ने काफ़ी 2-3 बार उसके ऊपर जिक्र किया है। तो उसके लिए थोड़ा सा जो एफपीओ के लिए ट्रेनिंग के लिए क्या सुविधा है, क्या संरचना है, वो बता दिया। बट अभी हाल ही में एक सहकारिता मंत्रालय ने त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश की है। जो आनंद स्थित एक जो इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट है उसको ही उन्होंने त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी में तब्दील किया है। और उसके चलते और 5-6 नए स्कूल्स भी आने वाले हैं। तो इसमें क्या होगा कि ये जो सहकारिता, जिसका एफपीओ का जो मूल सिद्धांत है सहकारिता, कोऑपरेशन, और उसी सिद्धांतों के ऊपर एफपीओ मूवमेंट चल रहा है। अब उसमें हम ये देख रहे हैं कि पेशेवर की कमी है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट की कमी है। तो जब तक युवा पीढ़ी इसमें जुड़ती नहीं है, बिकॉज ये मूवमेंट जो है ये एजिंग मूवमेंट है, जब तक युवा पीढ़ी इससे जुड़ेगी नहीं तब तक होगा नहीं। तो उसके लिए एक अभ्यासक्रम बनाया जा रहा है, ऑलरेडी उसका कोर्सेज भी लॉन्च किए गए हैं। वैमनिकॉम जो वैकुंठ मेहता नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट है पुणे स्थित, तो उसने ऑलरेडी कोऑपरेटिव मैनेजमेंट के ऊपर, एफपीओ मैनेजमेंट के ऊपर कोर्स लागू किए हैं। तो आने वाले समय में मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो पेशेवर प्रबंधन का जो प्रॉब्लम है, तो मुझे लगता है वो काफ़ी हद तक सॉल्व होगा, बिकॉज इसमें अभी डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, यूजी, पीजी, पीएचडी प्रोग्राम अभी आने वाले हैं, तो जिसके थ्रू हम ये आने वाले समय में इस प्रॉब्लम का हल देख रहे हैं। बिल्कुल, तो यानी कि लगातार इस पर भी विचार किया जा रहा है और कदम उठाए जा रहे हैं। ललित जी, जब आपने शुरू किया और आपने किसानों को साथ में जोड़ा, तो कैसे आपने कन्विंस किया किसानों को कि हम चलिए ऐसा कुछ करते हैं? बहुत ज़्यादा नया जो है वो कॉन्सेप्ट था, किसानों को इतना कुछ पता नहीं था इसके बारे में। क्या
आसान था किसानों को समझाना और अपने साथ शामिल करना? देखिए, जहाँ तक सहकारिता की बात है, किसान से ज़्यादा सहकारिता कोई नहीं समझता। जी। आज से पहले हम जब गांव में थे हैं और जो गन्ना बोता था तो आदमी सहकारिता में करता था। गेहूं की कटाई, गेहूं की गहाई, सारे काम किसान के सहकारिता में होते हैं। एफपीसी के द्वारा उसे एक लीगल एंटिटी मिली और किसान उसको बेहतर समझता है। और हमने जब देखा कि किसान की आमदनी जो उसका प्रोड्यूस है उसको अच्छे रेट नहीं मिल रहे, एग्रीगेट करके देख रहे अच्छे रेट मिल रहे हैं, बार्गेनिंग पावर में बढ़ रही है, स्टोरेज बढ़ रहा है, उसका प्रोसेसिंग बढ़ रही है, तो उसी को हम लेकर गए कि आपकी आमदनी इससे बढ़ेगी, सीधा आपको आर्थिक लाभ होगा। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, हमारे डॉक्टर साहब ने कहा कि हम कोई भी माल बना लेते हैं, लेकिन बिक्री की बात करते हैं तो पूसा किसान हाट में 60 दुकानें दी गई। अब हमें ये देखना है कि वहाँ समीक्षा करें कि कितनी एफपीओ को हैं और क्या उसके लाभ हानि है जी। क्योंकि जब तक हम किसी समीक्षा नहीं करेंगे तो उसका हमें आउटपुट नहीं आएगा। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि प्रत्येक शहर में एक सरकार को शोरूम खोलना चाहिए बड़ा, कि जहां हमारा एफपीसी के प्रोड्यूस बिके जी। तो कम से कम वो मेन स्ट्रीम में आएंगे। जब प्रोड्यूस ज़्यादा बिकेंगे, ज़्यादा लाभ उनको होगा, तो किसान की आमदनी बढ़ेगी। ये बेहतर बात हम इसलिए बता पा रहे हैं क्योंकि पिछले 10 साल से हम उसको चला रहे हैं। तो क्या चैलेंजेस उसमें आ रहे हैं, उसकी मार्केटिंग एश्योर्ड हो जाएगी तो धीरे धीरे वो जो एमएनसी हैं उन्हें कम्पीट कर सकता है और धीरे कर भी रहा है क्योंकि उसके प्रोड्यूस की क्वालिटी बहुत अच्छी है जी। तो चलिए, बहुत ही बेहतरीन सुझाव आपकी तरफ से आ रहे हैं और खुला मंच है यहाँ पर है जहाँ पर किसान अपने मन की बातें कह सकता है और वो सीधे सही जगहों पर ये बात पहुँचती है। कर्मवीर जी, चलते चलते आप भी कुछ बताना चाहेंगे, कुछ खास सुझाव कि किसानों के लिए फायदेमंद है एफपीओ, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसमें और ज्यादा किसान जुड़े, इसके लिए क्या खास कुछ कदम और उठाए जा सकते हैं? हाँ, मेरा इसमें कई सुझाव है। देखिए, जैसे भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय का गठन हुआ है जी। इसने बहुत ही, मैं मानता हूँ, एक क्रांति आई है सहकारिता के क्षेत्र में। 3 नई समितियां बनाई गई हैं, बीज की, जैविक उत्पादों की, जैविक निर्यात की, और बीपीएस को उनसे जोड़ा जा रहा है। उसके बाद एक बड़ा कृषि विश्वविद्यालय भी आनंद में, उसकी नींव देश के गृह और सहकारिता मंत्री ने रखी है, मैं भी वहाँ था उस दिन। तो और ये प्रशिक्षण की, आज मैं अपनी समिति में हमारी न्याय पंचायत स्तर पर बीपीएस कर दिए गए। आज उसका हमारे यहाँ टिकट भरे गए, मैं टिकट भरवा के ही आ रहा हूँ हापुड़ से अभी। अच्छा। और वो ग्राम पंचायत स्तर पर ले जाई जाएंगी, 2 लाख खोले जाएंगे, दूध की, मत्स्य की और बीपीएस की जी। और ये गाँव में एक बड़ी क्रांति आएगी छोटे किसानों के लिए। बिल्कुल। लेकिन वही मैं बात कह रहा हूँ, इनको प्रशिक्षण की बड़ी आवश्यकता है जी। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जैसे कि डॉक्टर सागर ने भी हमें बताया कि किस किस स्तर पर इस दिशा में कार्य हो रहे हैं। डॉक्टर सागर, यहाँ पर और भी आपसे समझना चाहेंगे कि बहुत अच्छे सुझाव किसानों के जरिए से आ रहे हैं, सरकार की तरफ से भी कई कदम उठाए जा रहे हैं। वो किसान जो एफपीओ चला रहे हैं, अभी कहीं ना कहीं अगर जूझ रहे हैं अपने एफपीओ को एक पायदान और ऊपर ले जाने के लिए, किस तरह से सफलता हासिल करें, कुछ खास गुर, कुछ खास टिप्स अगर आप उन किसानों को देना चाहें? देखिए, उसमें ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैं एक ढांचा क्या है वो बताना चाहूँगा कि एक सहकारिता में एक नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया है, जो हर एक राज्य में, हर एक राज्य का सहकारिता संघ होता है, जो राज्य लेवल पे होता है, जिले लेवल पे होता है। उस जिले लेवल के अंतर्गत 117 शिक्षण प्रशिक्षण के लिए संस्थाएं हैं जो तहसील लेवल पे होते हैं। ये पूरी ये संरचना एक लीडरशिप, नेतृत्व विकास के लिए काम करती है। उसके अलावा पैरेलल में एक, जैसे मैंने कहा था, वैमनिकॉम पुणे में स्थित एक संस्था है, उसके अंतर्गत 20 संस्थाएं हैं और इसके अलावा भी सेक्टर स्पेसिफिक संस्थाएं हैं। और हमारे हर एक जो सहकारी एफपीओ है उनके फेडरेशंस हैं, तो उन फेडरेशन के भी अपने अपने संस्थाएं हैं। तो 8.5 लाख सहकारी संस्थाएं हैं जिसमें एफपीओ भी है। तो हर एक फेडरेशन के ऑफिस में जाके किसान जानकारी ले सकता है, चाहे वो जिस भी किसी कमोडिटी में काम कर रहे हैं, उस कमोडिटी का फेडरेशन आज की डेट में एग्जिस्ट करता है। और उसके बारे में अगर किसी को जानना है तो सहकारिता विभाग ने नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस बना है। आप जिस गूगल में डालेंगे सहकारिता डेटाबेस तो आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे आप देख सकते हैं कि मेरे गांव में, मतलब आप राज्य सिलेक्ट करें, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करें, और आप देख सकते हैं कि मेरे गांव में कौन से टाइप्स की सहकारी समितियां हैं, आप उससे जुड़ सकते हैं। दूसरा एक डेटाबेस है जो एक एफपीओ का नेशनल लेवल पे फेडरेशन है, उनका भी एक डेटाबेस है। तो उनके भी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि कौन से है। तो
ऐसे इतना डेटाबेस है, बिकॉज जब तक हमें चीज़ें दिखेंगी नहीं तब तक हमें वो विश्वास नहीं होगा। तो इन सारे संस्थाओं में आप जा सकते हैं और वहाँ से शिक्षण प्रशिक्षण ले सकते हैं, और जो भी आपके लिए समस्या है, चाहे वो फसल कैसे उगाना है, क्या उगाना है, तकनीकी कौन सी सहायता चाहिए, उसको मार्केटिंग कैसे करें, तो यहाँ पे जाके आप इसका शिक्षण प्रशिक्षण ले सकते हैं। बिल्कुल। और डॉक्टर मैं एक शब्द कहूँगा मैडम जी, ये जो अभी डॉक्टर साहब जी ने कहा है बहुत अच्छी जानकारी दी है, डाटा सहकारिता मंत्रालय ने बनाया। मैं सहकार भारती में काम करता हूँ, उत्तर प्रदेश का संगठन प्रमुख हूँ। अधिकतर वो सहकारी संस्थाओं में इतने कर्मचारियों की कमी है, एक एमडी 5-5 बीपैक संभालता है, और वो संस्थाओं में प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है, उन्हें सक्रिय करना पड़ेगा। वो मात्र 10% में भी प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा। वो कर रही है धान की, गेहूं की खरीद कर रही है, प्रशिक्षण उनके ठप है, डाटा में प्रशिक्षण केंद्र है। उसके लिए नहीं, उसके लिए हाल ही में, बिकॉज संक्षिप्त में ही, बट वही सहकारिता मंत्रालय कई सारे ऐसे पहल कर रहा है। तो अभी ये जो सर ने, धर्मजी ने जो समस्या बताई, तो उसके लिए ऑलरेडी सहकारी मंत्रालय ने एक मॉडल कमेटी बनाई है, जिसका मैं खुद सदस्य भी हूँ, जो भर्ती प्रक्रिया और जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट के लिए और जो शिक्षण प्रशिक्षण के लिए एक पॉलिसी होनी चाहिए। तो उस पॉलिसी, हम एक मॉडल पॉलिसी बना रहे हैं, बिकॉज हम ये देख रहे हैं कि कई सारे चैलेंजेस है, शिक्षण प्रशिक्षण नहीं मिल रहा है, जो कर्मचारी को समस्या है, तो उसको नीति बनाने के लिए बाकायदा, तो यानी कि ये जो चुनौती किसानों के सामने आ रही है उसका भी ध्यान है सरकार को। चलते चलते एक सफलता के मंत्र डॉक्टर विनायक आपसे जानना चाहेंगे किसानों के लिए। देखिए, काफ़ी एफपीओ हमारे देश में बन रहे हैं, 30,000 से ज़्यादा हो गए हैं, और बहुत सारे इसमें ऐसे हैं कि जो अपना फुल पोटेंशियल है वो नहीं ले पा रहे, फुल पोटेंशियल नहीं अचीव कर पा रहे हैं। तो उसके लिए हमें कुछ 3-4 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ध्यान में रखनी है। सबसे पहले है कि स्केल, पैमाना अपना जो है वो उसको बढ़ाना है, अपनी मेंबरशिप बढ़ानी है। इसके लिए हमारे संस्थान में जो अध्ययन हुआ है, इसे पता चला, मतलब हमने निकाला है कि आप कम से कम 1000 से ज़्यादा आपके मेंबर्स होने चाहिए, तभी आपका एफपीओ अच्छा परफॉर्म और वो सस्टेन करेगा। और इसी के लिए आपको ज़्यादा विलेज कवर करने पड़ेंगे, आपके मेंबरशिप बढ़ाना पड़ेगा, इक्विटी कैपिटल बढ़ानी पड़ेगी, और ये सारी चीज़ें हो गई तो ऑफकोर्स आपके पास टर्नओवर और जो क्रेडिट है वो ज़्यादा आएगा। इसके अलावा एक 2-3 और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। गवर्नेंस, जो मैनेजमेंट, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, इसकी बात हो रही थी, तो गवर्नेंस में मतलब छोटा गवर्नेंस स्ट्रक्चर, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट हो, 6 हो, पर वो अच्छे कोई जो ग्रुप हो, जिसको हम सशक्त बोलते हैं, तो अच्छा ग्रुप रहे, वो ट्रांसपेरेंसी रखे, पूरे रिकॉर्ड रखे, सभी का पार्टिसिपेशन तय करें। और एफपीओ का सक्सेस में एक बहुत अच्छी भूमिका निभा रहे हैं जो लीडर्स हैं। तो हर एक सक्सेसफुल आप एफपीओ देखोगे तो वहाँ पे 1 या 2 लीडर ऐसे हैं जो यहाँ पे जाके वहाँ लिंकेज बना रहे हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, प्राइवेट इनके साथ। तो वो लीडरशिप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साथ साथ टेक्नोलॉजी का, जो आज हम बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी, एआई हो, ड्रोन्स हो, और बाकी जो भी टेक्नोलॉजी आ रही नहीं, उनका यूज करके एफपीओ अच्छा तरह से इंडस्ट्रीज के साथ लिंकेज बनाते हैं। आपने बता दिए हैं, ये कुछ सफलता के मंत्र हैं। अगर एफपीओ को आप सफलता के शिखर पर ले जाना चाहते हैं तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें। डॉक्टर सागर और डॉक्टर विनायक, ललित जी, कमवीर जी, आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए और सारी बातें, अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो वो किसान जो एफपीओ से जुड़ रहे हैं, उन्होंने जाना कि वो किस तरह से अपने एफपीओ को और भी सफलता के शिखर पर ले जा सकते हैं। जो अब तक नहीं जुड़ पाए हैं, सबसे खास बात उनके लिए है कि आपने एफपीओ के बारे में सब कुछ जाना कि ये किस तरह से काम करता है, उसके कितने फायदे हैं। तो इतनी जो सफलता की गाथाएं चल रही है एफपीओ से जुड़े किसानों की, हमें उम्मीद है कि आप भी उसमें अपना नाम जल्द शामिल करेंगे। और इसी के साथ सच के साथ कार्यक्रम में आज बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताज़ा तरीन भाव। सबसे पहले जानते हैं प्याज के भाव। गुजरात की सूरत मंडी में प्याज का कारोबार 1300 रुपये प्रति क्विंटल पर हुआ। पंजाब की जलालाबाद मंडी में प्याज की खरीद 1600 रुपये प्रति क्विंटल पर हुई। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में प्याज का भाव 1390 रुपये प्रति क्विंटल रहा। अब जानते हैं आम के भाव। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में आम के सौदे 6200 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए।
पंजाब की जलालाबाद मंडी में आम की खरीद 5,700 रुपये प्रति क्विंटल पर हुई। राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी में आम का भाव 5,000 रुपये प्रति क्विंटल रहा। अब नजर डालते हैं पत्ता गोभी के भाव पर। महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में पत्ता गोभी के सौदे 1,300 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। गुजरात की सूरत मंडी में पत्ता गोभी का भाव 1,150 रुपये प्रति क्विंटल रहा। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में पत्ता गोभी का कारोबार 1,600 रुपये प्रति क्विंटल पर हुआ। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो ये था आज का मंडी भाव। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।